हेलो माय डियर लर्नर्स। कैसे हैं आप सब? मैं आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू करियर हब चैनल। दिस इज प्रियंका, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बीबीआईबी डिपार्टमेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर वन टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपके साथ में कुछ बिहेवियरिज्म एंड द कॉग्निटिव ऑथर्स रिलेटेड कुछ साइकोलॉजिकल थ्योरीज को हमने डिस्कस किया था। हमने लास्ट क्लास में चिंपैंजी की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो है डिस्कस किया था, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एंड द कोहलर चिंपैंजी एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लें। पहले आप टीचिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। अगर आपको उसमें कुछ क्वेरी आती है, कुछ डाउट आता है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं पंजाबी प्रियंका 7676@gmail.com पे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो लेट अस डिस्कस टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना, बिकॉज मैं टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू के साथ में जो है आपके कॉन्सेप्ट भी जो है डिस्कस करने वाली हूँ। सो क्वेश्चन नंबर वन, आपको यहाँ पे मेंस द पेयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है। Formative evaluation, summative evaluation and the criterion difference test and the non-different test evaluation test से related आपको match the pairs दिए गए हैं। Formative evaluation तो पहले आप सॉल्व करें, देन फिर जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फ्रेंड्स, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? जब टीचर स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग द लेक्चर, ड्यूरिंग द क्लास, स्टूडेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए जो हम उसका असेसमेंट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, वो होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। लाइक टीचर क्लास में स्टूडेंट्स को कोई क्विज दे दे या कोई हम उसको कोई कंपटीशन दे दे, कोई एक्टिविटी दे दे, तो क्लासरूम में जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है उसके जो मार्क्स होते हैं वो मार्कशीट में फाइनली ऐड नहीं होते। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जस्ट स्टूडेंट्स के इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है। दैट मीन्स कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ में इवैल्यूएशन टेस्ट भी डिस्कस किए थे। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इम्प्रूवमेंट जो है ड्यूरिंग द लेक्चर जो है स्टूडेंट का ड्यूरिंग द क्लास इम्प्रूवमेंट होता है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है इम्प्रूवमेंट से भी आपका राइट हो जाता एंड द ए का जो है थर्ड होगा। ऑप्शन नंबर ए में ही जो है ए का ही जो है थर्ड सिर्फ क्वेश्चन आप, सॉरी, ऑप्शन नंबर वन में ही सिर्फ ए का थर्ड दिया गया है। तो आप इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, द इंटेंशन ऑफ यूजिंग इट इज टू आइडेंटिफाई एंड पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट। जब टीचर स्टूडेंट्स के इम्प्रूवमेंट के लिए उसका असेसमेंट और इवैल्यूएशन करता है, ड्यूरिंग द लेक्चर हम उसका इम्प्रूवमेंट करने के लिए उसको फीडबैक देते हैं, कुछ क्विजेस सॉल्व करवाते हैं, दैट मीन्स क्लास टेस्ट करवाते हैं, यूनिट टेस्ट करवाते हैं। तो दिस इज द इवैल्यूएशन ऑफ द फॉर्मेटिव, मीन्स स्टूडेंट्स की, लर्नर की जो स्किल्स है, उसका जो नॉलेज है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, पोटेंशियल को इम्प्रूव करने के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। समेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन वो होता है जब आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं या लाइक हमारा जो एग्जाम होता है जिसमें हमें मार्क्स मिलना होते हैं जो हमारी मार्कशीट में ऐड होते हैं। तो समेटिव इवैल्यूएशन के थ्रू जो है टीचर आपकी, आपने जो क्लास में लेक्चर में लर्न किया, आपने जो क्लास में सीखा, उसको जो है जज करते हैं। तो जजिंग के पर्पज से, जज करके, ऑब्जर्वेशन करके कि आप एग्जाम में कैसे परफॉर्म करते हो, उसी के बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन किया जाता है। फाइनल एग्जाम इज द एंड द आई ऑफ असेसमेंट, मीन्स फाइनल एग्जाम जो होते हैं आपके, जिसमें जो आपके मार्कशीट में मार्क्स ऐड होते हैं, वो एग्जाम्पल है समेटिव असेसमेंट का। तो आपने देखा होगा स्कूल में भी टीचर जो है क्लास टेस्ट लेती हैं, यूनिट टेस्ट लेती हैं। तो टीचर क्लास में जिसके मार्क्स जो है आपके मार्कशीट में ऐड नहीं होते, टीचर सिर्फ आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए जो टेस्ट लेते हैं, वो होती है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। टीचर जो है आपके जजिंग लर्निंग को, स्टैंडर्ड को, कि आपने जो है लास्ट 6 मंथ सेमेस्टर में जितना लर्न किया, उसको जज करने के पर्पज से जो टेस्ट होता है वो होता है समेटिव इवैल्यूएशन। क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट एंड द नॉन डिफरेंस। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स से ज्यादातर ये दो टेस्ट में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखना, क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट में क्या होता है, हम जो है मास्टरी करते हैं, उसमें स्टैंडर्ड इंडिकेट ऑफ द मास्टरी, जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स की, परफॉर्मेंस जो है हम ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट में जो है चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने सेमेस्टर एग्जाम दिए, उसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो 40% होते हैं। दैट मीन्स कि आपके अगर 40% आते हैं, अगर आप 40% के क्राइटेरिया से मीट कर देते हैं, दैट मीन्स कि आप जो है क्वालिफाई करेंगे एग्जाम। अगर आपके 40% मार्क्स से कम आते हैं तो आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करेंगे, आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल यूजीसी नेट में 1% स्टूडेंट्स को ही जेआरएफ मिलता है, 6% स्टूडेंट्स को यूजीसी नेट मिलता है। दैट मीन्स कि यूजीसी नेट का क्राइटेरिया है वो क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट है। जो स्टूडेंट जो है 1% के क्राइटेरिया में आएंगे दैट मीन्स कि उनका जेआरएफ होगा। जो स्टूडेंट 6% क्राइटेरिया के अंदर आएंगे, जो स्टूडेंट उनकी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट में, दैट मीन्स उनकी एलिजिबिलिटी में जो कंपैरिजन के हिसाब से उनकी जो है मास्टरी होगी, परफॉर्मेंस में मास्टरी होगी, स्टैंडर्ड मीन्स की क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट में एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है कि आपको इतने मार्क्स लाना है तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। दैट मीन्स की क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट यहाँ पर स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है। मैं आपको दूसरा और एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आंसर जो है सिर्फ एक ही होता है, या तो ऑल ऑफ द अबव होगा या फिर 1 होगा, कोई भी एक ऑप्शन होगा, चारों आपके आंसर नहीं हो सकते। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन में क्राइटेरिया एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो 1 होगा। दैट मीन्स ये भी एक स्टैंडर्ड है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है जिसमें आपको मास्टरी करनी होती है। नाम रेफरेंस टेस्ट। तो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट के एग्जाम में अगर आप जितने भी स्टूडेंट जो है अपियर होते हैं एग्जाम में, जितने स्टूडेंट जो है एग्जाम देते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को कंपेयर किया जाता है। जिस स्टूडेंट्स के सबसे हाईएस्ट मार्क्स होते हैं हम उसको 100% देते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम स्टूडेंट्स के मार्क्स का कंपैरिजन करते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में। दैट मीन्स कि अगर आपको नॉर्म रेफरेंस टेस्ट पता है तो परसेंटाइल से भी आपका आंसर जो है आ सकता है। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट मीन्स लाइक percentile rank and standard scores are used for reporting। तो ये जो है फर्स्ट का जो होगा, द इंटेंशन ऑफ यूजिंग इट इज टू आइडेंटिफाई इन पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट। टीचर जो है आपके इम्प्रूवमेंट के लिए जो वैल्यूएशन करता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव लास्ट में जब एंड ऑफ द कोर्स, एंड ऑफ द सेमेस्टर जो आपने जो लर्न किया वो जज करने के पर्पज से आपका जो इवैल्यूएशन होता है वो समेटिव इवैल्यूएशन होता है। एंड ऑफ द कोर्स, एंड ऑफ द सेमेस्टर, एंड ऑफ द लेक्चर। क्राइटेरियन डिफरेंसेस, आपको एक क्राइटेरिया दे दिया जाता है कि आपको 40% मार्क्स लाने तभी आप एक एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। स्टैंडर्ड इंडिकेटिव ऑफ मास्टरी, यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है, आपको उसमें मास्टरी करनी होती है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट मींस परसेंटाइल रैंक एंड स्टैंडर्ड स्कोर्स आर रिपोर्ट टू रिपोर्टिंग। मींस जितने स्टूडेंट एग्जाम में अपेयर हुए उनको परसेंटाइल, उनके एग्जाम, उनके जो मार्क्स है, स्कोर है, उनका कंपैरिजन किया जाता है। जिस स्टूडेंट के हाईएस्ट होंगे उसको 100% उससे नीचे वाले को 99%। इस तरीके से जो है परसेंटाइल वाइज आपको नॉर्म डिफरेंस टेस्ट में स्टैंडर्ड में इवैल्यूएट किया जाता है। दिस इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन द क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट एंड द नॉर्म डिफरेंस टेस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो होगा 1 होगा। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following will be called behavioral rather than attitude and belief related competency for becoming an effective teacher? पहले जो है आप सॉल्व करो, then I will explain it. So आपको ऑप्शन दिए हैं, locus of control, communicating, managing and monitoring, teacher enthusiasm, evaluating and providing feedback. So friends, आपसे यहाँ पर जो है इफेक्टिव टीचर की कुछ कॉम्पिटेंसी को पूछा गया है। आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड में हम इतने टॉपिक कवर कर चुके हैं, बट क्या होता है कि स्टूडेंट जो है जब क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आपको क्रैक करना है तो मेरी बात आप ये बहुत अच्छे से मान लो कि आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड्स के थ्रू आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली। आप क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करो। दैट मीन्स आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करो, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है वो जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू होता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड बिहेवियरियल रेदर देन एटीट्यूड। आपसे जो है टीचर की इफेक्टिव, टीचर की जो कॉम्पिटेंसी है, इफेक्टिव टीचर बनने के लिए कॉम्पिटेंसी बिहेवियरल पूछा गया है। एटीट्यूड एंड द बिलीफ की बात नहीं की गई, रेदर देन एटीट्यूड एंड द बिलीफ। लोकस ऑफ कंट्रोल, तो लोकस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल की बात आती है, दैट मीन्स कि वहां आ जाते हैं इमोशंस। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा होगा ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे
लोकस ऑफ कंट्रोल बोला गया है, लोकस ऑफ कंट्रोल इज रिलेटेड टू द एटीट्यूड एंड द बिलीफ। टीचर जो है कंट्रोल का, बिहेवियर से तो कुछ है ही नहीं लेना देना। देन कम्युनिकेटिंग, यस, टीचर का जो कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होना चाहिए, टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो टीचर का इफेक्टिव टीचर बनने के लिए टीचर का फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। बिकॉज टीचर का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तभी तो वो प्रॉपरली जो है लेक्चर डिलीवर करेगा। टीचर को लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, टीचर का कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए। बिकॉज टीचर का अगर कम्युनिकेशन स्किल्स होगा तभी वो अपने लर्नर के साथ में इंटरेक्ट कर पाएगा, लर्नर की जो है प्रॉब्लम्स को समझ पाएगा कि उसको जो है टॉपिक कितना अंडरस्टैंड हो रहा है, उसको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो दैट मीन्स कि टीचर का बिहेवियर रिलेटेड टू द इफेक्टिव टीचर कम्युनिकेशन जो है बेटर होना चाहिए लर्नर्स के साथ में। देन मैनेजिंग एंड द मॉनिटरिंग, टीचर का क्लास को मैनेज करना आना चाहिए। टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, टीचर का जो है क्लास को मैनेज करना आना चाहिए। एंड जो है टीचर को मॉनिटर करना चाहिए, मॉनिटरिंग रखना चाहिए क्लास के ऊपर। देन टीचर एंथुजियाज्म, अब आप देखो कि हमारा आंसर क्या हो सकता है, बी, सी। बी इसमें भी है, देन सी इसमें भी है। देन टीचर एंथुजियाज्म and the evaluating and the providing feedback, feedback is not related to the behavior। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा, सॉरी, आंसर नंबर हो जाएगा सी। दैट मीन्स की इवेलुएटिंग एंड द प्रोवाइडिंग फीडबैक, टीचर का जो है अपने स्टूडेंट्स को इवेलुएट करना चाहिए। एंथुजियाज्म नहीं होगा, बिकॉज एंथुजियाज्म जो है हमारा एटीट्यूड एंड द बिलीफ से रिलेटेड है। जब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया होता है एटीट्यूड एंड द बिलीफ, तब आपका जो ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ए एंड द डी होता। बट यहाँ पे टीचर का एटीट्यूड एंड बिलीफ नहीं पूछा गया है, आपसे जो है टीचर का एंथुजियाज्म नहीं पूछा गया, सॉरी, बिहेवियर, एटीट्यूड नहीं पूछा गया है, बिहेवियर पूछा गया। तो टीचर का क्लासरूम में एक इफेक्टिव टीचर का फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन, सॉरी, मैनेजिंग एंड द मॉनिटरिंग, टीचर को जो है मॉनिटर करना आना चाहिए। दैट मीन्स की इवेलुएटिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, टीचर जो है स्टूडेंट्स को जो है इवेलुएट करे एंड जो है फीडबैक भी प्रोवाइड करे। तो जो टीचर का जो बिहेवियर होता है वो आंसर हमारा को बी, सी एंड द ई। enthusiasm is related to the attitude। Question number third, from the list of methods of teaching used in institutions of higher learning, identify those which are learner centered। आपसे learner centered method पूछी गई है। So friends, learner centered method क्या होती है? learner centered method वो होती है जिसमें जब टीचर जो है स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है या टीच कर रहा होता है, तो स्टूडेंट्स का जो है इक्वल इन्वॉल्वमेंट होता है। लाइक लेक्चर मेथड किसी, लेक्चर मेथड इज लाइक अ वन वे मेथड। उस टाइप की टीचिंग मेथड जिसमें स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ओनली टीचर एक्टिव होता है, वो टीचिंग टीचर सेंटर्ड मेथड होती है। जिस टीचिंग में लर्नर भी इन्वॉल्व होता है, लर्नर एंड स्टूडेंट्स का जो है इक्वल इन्वॉल्वमेंट होता है, वो लर्नर सेंटर्ड मेथड होती है। प्रोजेक्ट वर्क, तो लेट अस डिस्कस की प्रोजेक्ट वर्क। चॉक एंड टॉक मेथड, तो चॉक एंड टॉक मेथड इज नॉट अ लर्नर सेंटर्ड। चॉक एंड टॉक मेथड में टीचर ही एक्टिव होता है, लर्नर जो होता है यहाँ पे पेसिव होता है। प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट वर्क में लर्नर का इन्वॉल्वमेंट तो होता है बट फुली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है लर्नर का। लेक्चरिंग विथ ऑडियो विजुअल, यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क भी आपका हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है टीचिंग यूज्ड इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। हायर लर्निंग में, हायर लेवल की लर्निंग में, लाइक कॉलेज लेवल पे हम किस टाइप के लर्नर सेंटर्ड मेथड का यूज करेंगे। तो आपको जो है वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। हायर लर्निंग की बात की गई है, दैट मीन्स की लेक्चरिंग जो होती है हमारी ऑडियो विजुअल, नो। लेक्चर मेथड में टीचर जो है एक्टिव होता है, स्टूडेंट आर पैसिव। तो ये तो हमारी स्टूडेंट सेंटर्ड में लेक्चर मेथड ऑडियो विजुअल है, चाहे आप ऑडियो दे रहे हैं चाहे विजुअल विजुअल दे रहे हैं, अगर जब तक लर्नर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, लर्नर का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तब तक वो मेथड जो है टीचर सेंटर्ड होती है। कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन मीन्स फॉर एग्जांपल हम लाइव कुछ क्लास ले रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आप यूट्यूब पर लाइव वीडियो देख रहे हैं। तो लाइव वीडियो में क्या होता है कि टीचर आपको टॉपिक समझा रहा होता है, आप साथ में उससे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। जब हम लाइव वीडियो अटेंड करते हैं, लाइव पॉडकास्ट, दैट मीन्स कि आप जो है टीचर से लाइव चैटिंग कर सकते हो।
अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, दैट मीन्स लर्नर का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है। तो कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, आजकल हायर लर्निंग हो या लोअर लर्निंग, सभी लेवल पे कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम का यूज किया जा रहा है। तो कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन इज अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। साइमुलेशन एंड द रोल प्लेइंग, साइमुलेशन एंड द रोल प्लेइंग में स्टूडेंट्स को एक सिचुएशन दे दी जाती है, कुछ केस स्टडी दे दी जाती है, स्टूडेंट्स को उस सिचुएशन को एनालाइज करके उसका जो है क्वेश्चन का, सॉरी, प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। तो हायर लर्निंग के अकॉर्डिंग हमारी डी एंड द ई मेथड जो है वो बेस्ट है। यहाँ पे लर्नर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा होता है। टॉक एंड जॉक मेथड में टीचर एक्टिव होता है, प्रोजेक्ट मेथड में लर्नर एक्टिव तो होते हैं बट फुली एक्टिव नहीं होते। यहाँ पर हायर लर्निंग की बात हो रही है। जब बात आती है हायर लर्निंग की तो कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर द एजुकेशन। सिमुलेशन एंड द रोल प्लेइंग स्टडीज में लर्नर को जो है एक केस स्टडी दे दी जाती है, कुछ उसको कुछ प्रॉब्लम दे दिया जाता है। उस प्रॉब्लम का जो है लर्नर को अपने माइंड के थ्रू, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी के थ्रू उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। दैट मीन्स यहाँ पर टीचर का माइंड रोल उतना नहीं होता है, लर्नर का रोल जो है सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, in which level of teaching the learner gets an opportunity to discriminate at length between positive and negative exemplars of concept? सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एग्जाम्पलर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट पूछा गया। सो मैंने आपको जब टीचिंग के लेवल डिस्कस किए थे तब आपको बताया था कि मेमोरी लेवल में स्टूडेंट्स को हम जैसा सिखाते हैं वो वैसे ही करता है, रोट लर्निंग करता है, क्रैमिंग करता है। चाइल्ड को हम सिखाते हैं ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय, तो वो वैसे की वैसे एज इट इज जो है कॉपी करता है, एज इट इज वो रोट लर्निंग करता है। तो फ्रेमिंग इज रिलेटेड टू द रोट लर्निंग। यहाँ पे स्टूडेंट का जो माइंड होता है वो एक्टिव नहीं होता, पैसिव होता है। टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट जो है वो पैसिव होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में स्टूडेंट जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल के थ्रू प्रॉब्लम को जो है खुद आइडेंटिफाई करते हैं, चीजों को जो है मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं, कॉन्सेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैथमेटिकल एंड रीजनिंग डेवलप हो जाती है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। रिफ्लेक्टिव लेवल में स्टूडेंट जो है हायर लर्निंग करते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल में स्टूडेंट जो है हायर लर्निंग करते हैं एंड स्टूडेंट्स, टीचर का इन्वॉल्वमेंट जो है कम होता है, स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल में लर्नर जो है विदाउट टीचर लर्न करता है। ऑटोनॉमस डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द टीचर, जो विदाउट टीचर, टीचर के बिना जो है लर्नर सीखता है। लाइक आप कोई सिचुएशन में फंस गए या फिर हम चाइल्ड की बात कर सकते हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से जब कुछ सीखता है या कुछ ऑब्जर्व करके सीखता है, यहाँ पे टीचर का रोल नहीं होता है। लर्नर खुद अपने अकॉर्डिंग अपनी स्किल से सीखता है, अपने सेंसरी परसेप्शन के थ्रू सीखता है। That is autonomous development level. Next question is, during teaching, teacher's statement that encourage student to elaborate on an answer, either their own or that of other, will be called. During the teacher, अगर student during the teaching, टीचर अगर स्टूडेंट को इंकरेज करे कि वो जो है आंसर को इलेबोरेट करे अपनी लैंग्वेज में या दूसरे के साथ में, अगर टीचर स्टूडेंट्स को क्लास में जो है इंकरेज करता है क्वेश्चन के आंसर देने के लिए, दैट मीन्स कि टीचर जो है प्रॉबिंग कर सकता है क्वेश्चन आंसर सेशन पूछ के। क्योंकि जब हम क्लासरूम में प्रॉबिंग करते हैं तो लर्नर दे आर वेरी इंटरेस्टेड फॉर गिव द आंसर, दैट मीन्स कि वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। हम प्रॉबिंग करके स्टूडेंट्स को जो है आंसर जो है एलिब्रेट कर सकता है। तो टीचर जो है इंकरेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स को आंसर को एलिब्रेट करने के लिए क्वेश्चन पूछ के। तो क्वेश्चन इज द वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर द प्रॉबिंग, इज द वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर द encouraging the students. So structuring नहीं होगा, structuring is not related to the encouragement. इंस्ट्रक्शनल वैरायटी मीन्स कि टीचर जो है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, दैट मीन्स कि टीचर कंटेंट बहुत सारा दे रहा है, पीपीटी दे रहा है या फिर टीचर बहुत सारे नोट्स दे रहा है। तो नोट्स जो है स्टूडेंट्स के वो डेटा तो उसको मिल जाएगा बट वो एक साइड रख देगा। यहाँ पे लर्नर का माइंड नहीं चलेगा, कभी जब एग्जाम से पहले उसको ओपन करके देखेगा या फिर नहीं भी देखेगा, जब उसका मूड आएगा तब देखेगा। दैट मीन्स की इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, आप इंस्ट्रक्शन की टीचर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन की वैरायटी दे रहा है बट स्टूडेंट्स को अगर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, उसको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, दैट मीन्स कि स्टूडेंट जो है आंसर को इलेबरेट नहीं कर पाएगा। अगर हम उसको वैरायटी दे रहे हैं
बट उसको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड नहीं है तो वो एलिबरेट नहीं कर पाएगा। हम उसको प्रॉबिंग कर सकते हैं, इंकरेज करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट मीन्स कि वो आंसर देगा। इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस यहाँ पर नहीं होगा। यस, लर्निंग प्रोसेस में इंगेजमेंट होना चाहिए, दूसरे पर्पज से ये राइट है। बट यहाँ पे जब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि हम इंकरेज कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स को या किसी भी पर्सन को, इंकरेज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उससे प्रॉबिंग कर लो, उससे क्वेश्चन पूछ लो। दैट मीन्स कि क्वेश्चन पूछने से वो अपने आंसर को जो है इजीली एलिबरेट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 6, from the following list of learner characteristics, identify those which are associated with field independent learner. So friends, आपसे यहाँ पर field independent learners के बारे में पूछा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर? फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर का मीन्स होता है जो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, जो दूसरों के साथ में कॉम्पीट करता है। दैट मीन्स कि वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है। पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, दैट मीन्स फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो ऑप्शन नंबर ए, focus on fact and principle. B, perceive global aspect of concept and materials. Prefers and like to compete. Can organize information by himself, herself. Likes to cooperate. So क्या आंसर होगा? Let us discuss. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है। पिछला प्रीवियस क्वेश्चन में हमने टीचर का कैरेक्टरिस्टिक्स वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब यहाँ पे पूछा गया है लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर का मीन्स होता है जो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, सेल्फ जो है चीजों को करता है। फील्ड डिपेंडेंट, प्रीवियस क्वेश्चन में फील्ड इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन जो है पूछा गया है। फील्ड डिपेंडेंट का मीन्स होता है जो कि टीचर पर डिपेंड होता है। सो फोकस ऑन फैक्ट एंड प्रिंसिपल, उस टाइप का सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर जो फोकस करता है फैक्ट एंड द प्रिंसिपल के ऊपर, कि क्या प्रिंसिपल है क्या फैक्ट है, दैट इज सेल्फ इंडिपेंडेंट लर्नर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, परसीव ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड द मटेरियल। बट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है, ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल से तो क्वेश्चन का कोई लेना देना ही नहीं है। दैट मीन्स कि आप उसको एलिमिनेशन से जो है कट कर सकते हो। प्रेफर्स एंड लाइक टू कम्पीट, यस, सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर जो है दूसरों के साथ में, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में जो है कम्पीट करता है। सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर्स लाइक टू कम्पीट विद अदर्स। देन डी, कैन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यस, सेल्फ इंडिपेंडेंट सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर इंफॉर्मेशन को जो है खुद ऑर्गेनाइज कर सकता है। लाइक टू कॉपरेट, नो, सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर जो है कभी भी खुद कॉपरेट नहीं करता है। ऑप्शन हमारा होगा ए सी डी, कॉपरेट नहीं करता है। बिकॉज अगर यहाँ पे पूछा गया होता आपसे डिपेंड फील्ड डिपेंडेंट लर्नर, जो लर्नर डिपेंडेंट है वही जो है कॉपरेट करेगा। इंडिपेंडेंट लर्नर किसी भी सिचुएशन में कॉपरेट नहीं करता, वो कॉम्पीट करता है। दैट इज द रियल फैक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फील्ड इंडिपेंडेंट है, सेल्फ मोटिवेटेड है, दैट मीन्स कि वो कॉपरेट नहीं करेगा। डोंट लाइक टू कॉपरेट विद अदर्स, दैट मीन्स कि प्रेफर्स एंड लाइक टू कम्पीट। सेल्फ इंडिपेंडेंट सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर दूसरों के साथ में कम्पीट करता है एंड उस एग्जाम को फाइट करता है जैसे आप करने वाले। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, which of the following are said to be style related competencies of an effective teacher? यहाँ पे आपसे टीचर के स्टाइल से रिलेटेड कॉम्पिटेंसी को पूछा गया है। So option number A, organized demeanor, which means being orderly, clear, and in control. Option number B, literacy with implies general knowledge as well as good at reading and writing. Option number C, self-efficacy, which refers to person's self-perceived capacity to perform a task. D, flexibility, which means being sensitive and the lenient. Evaluating and providing feedback. सो यहाँ पे आपसे स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसी को पूछा गया है। स्टाइल से रिलेटेड कॉम्पिटेंसी हमें फाइंड करना है। स्टाइल मीन्स कि इफेक्टिव टीचर का स्टाइल कैसा होता है। मीन्स यहाँ स्टाइल से रिलेटेड ये नहीं कि ड्रेसिंग अच्छा होता है या ड्रेसिंग कैसा होता है। स्टाइल से रिलेटेड मीन्स टीचर क्लासरूम को कैसे मॉनिटर करता है, क्लासरूम को कैसे मैनेज करता है, कैसे जो है स्टूडेंट्स को कंट्रोल करता है, कैसे ऑर्गेनाइज। स्टाइल से मीन्स होता है टीचर जो है कैसे किस स्टाइल में जो है ऑर्डर करता है चीजों को, कैसे मैनेज करता है, अपने गोल के लिए एंड ऑब्जेक्टिव के लिए क्लियर होता है एंड द क्लासरूम में अपने आप को, खुद को, स्टूडेंट्स को जो है
ऑब्जेक्टिव पे फोकस करवाता है एंड सारी चीजों को कंट्रोल करके रखता है, ऑर्डरली करता है, क्लियरली करता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज राइट। जब बात आती है स्टाइल की, दैट मीन्स टीचर इज ऑर्डरली देन क्लियर एंड द कंट्रोल। सो फ्रेंड्स कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, इससे मीनिंग जो है निकाल कर भी आप ऑप्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, so literacy which implies generally knowledge as well as good at reading and the writing, no। style related पूछा है आपसे, reading and writing तो होगा ही नहीं, कट। self efficacy which refers to person's self perceived capacity to perform a task, no। self efficacy, self perceived task is not related to the teacher effective teacher style related competency। यहाँ पे आपसे सी में पूछा गया सेल्फ एफिकेसी मीन्स पर्सन पर सेल्फ परसिव्ड कैपेसिटी। यहाँ पे टीचर की स्टाइल पूछी गई है इफेक्टिव टीचर के लिए, तो टीचर का पर्सनल जजमेंट नहीं पूछा गया है। टीचर सेल्फ क्या परसीव कर रहे हैं, इससे जो है इफेक्टिव टीचर का कोई लेना देना नहीं है। टीचर से स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसी कि एक इफेक्टिव टीचर की कैसे स्टाइल होना चाहिए। इफेक्टिव टीचर ऑर्डर सारी चीजों को जो है सिक्वेंस में करता है, अपने ऑब्जेक्टिव एंड गोल के लिए क्लियर होता है कि स्टूडेंट्स को जो है क्या प्रोवाइड करना है, किस टाइप का नॉलेज प्रोवाइड करना है, उनको कैसे कंटेंट प्रोवाइड करना है, उनको कैसे जो है नॉलेज देना है, कैसे कैपेबल बनाना है स्टूडेंट्स को। एक टीचर जो है, टीचर का स्टाइल जो है इफेक्टिव टीचर का वो होता है। एंड उसका जो है अपने आप पर भी कंट्रोल होता है, स्टूडेंट्स को के ऊपर भी जो है कंट्रोल होता है कि कैसे स्टूडेंट्स को क्लास में मॉनिटर करना है, मैनेज करना है। दैट इज द टीचिंग स्टाइल। डी इज फ्लेक्सिबिलिटी विच मीन्स बीइंग सेंसिटिव एंड द लीनियंट। यस, टीचर को कैसा होना चाहिए, टीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। टीचर का स्टाइल कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस फ्लेक्सिबल दैट मीन्स कि ना तो नाइदर रिजिड नॉर नॉर फुली फ्लेक्सिबल। टीचर को जो है रिजिड मीन्स डिफिकल्ट टाइप का जो है स्टाइल नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सेंसिटिव होना चाहिए, मतलब कभी फॉर एग्जाम्पल आपसे बात करें आपके टीचर, तो कभी आपके साथ में कुछ फन भी कर ले, कुछ मजाक भी कर ले, दैट मीन्स कि कभी आपके साथ में सीरियस भी हो जाए। दैट मीन्स कि टीचर का जो स्टाइल होना चाहिए वो एकदम सेंसिटिव होना चाहिए, लीनियंट होना चाहिए। लीनियंट का मीन्स होता है उदारवादी। फॉर एग्जाम्पल मीन्स कभी कभी जो है थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, कभी थोड़ा लीनियंट होना चाहिए। तो टीचर का रिजिड नेचर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टाइल कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल इसलिए होना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स, टीचर का मेन फोकस लर्नर पे होना चाहिए। लर्नर को कितना समझ में आ रहा है, लर्नर के लिए कभी फन, मतलब क्लासरूम में कभी टीचर फन के थ्रू एक्टिविटी कराए, फन के थ्रू आपको नॉलेज दे, फन के थ्रू आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करे। दैट मीन्स कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। स्टाइल जो है स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। इवेल्युएटिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, तो स्टाइल से रिलेटेड नहीं है इवेल्युएटिंग एंड द फीडबैक। सो ऑप्शन नंबर वन इज राइट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, एंड ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है इस वीडियो को देखेंगे तो उनका जो है टीचिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। एंड आपका जो, अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी करके बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, द फ्रेज टीएल, टीएल मींस टीचिंग लर्निंग मॉडल ऑफ टीचिंग एम्प्लाइज दैट टीचिंग तभी कंप्लीट होती है जब टीचर एंड द लर्नर इंटीग्रली रिलेटेड होकर टीचिंग को कंप्लीट करते हो। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। टीचिंग तब कंप्लीट होती है जब टीचर एंड द लर्नर इंटीग्रेट होकर दोनों आपस में मिलकर जो है टीचर का, सॉरी, क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है तभी वो जो है इंटरैक्टिव होता है जब लर्नर एंड द टीचर जो है दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। टीचर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है, कभी टीचर लर्नर बन जाता है, कभी लर्नर टीचर बन जाता है। टीचिंग लर्निंग मीन्स विदाउट विदाउट टीचर लर्निंग तो पॉसिबल है, बट विदाउट लर्नर टीचिंग पॉसिबल नहीं है। जब लर्नर नहीं होगा, स्टूडेंट्स नहीं होंगे, तो टीचर किसको पढ़ाएगा। दैट मीन्स कि विदाउट टीचर लर्निंग इज पॉसिबल, बट विदाउट स्टूडेंट, विदाउट लर्नर टीचिंग इज नॉट पॉसिबल। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली related. Okay, so option number second is right. Question number 9, in the spectrum of teaching methods given below, which are considered dialogic, आपसे यहाँ पे dialogic पूछा गया। dialogic का मीन्स होता है टू वे। dialogic मीन्स टू वे, जिसमें टीचर एंड लर्नर दोनों का इंटरेक्शन होता है, जिसमें टीचर जो है क्वेश्चन पूछता है, स्टूडेंट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दोनों का जो है आपस में इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों आपस में डिस्कशन करते हैं, वो होती है हमारी डायलॉजी
method. तो dialogic method is a two-way method. Lecture method is a one-way method. Lecture method में only teacher active होता है, student passive होता है. Dialogic method में student and teacher both are active in the dialogic method. Okay, so option number A, laboratory work, demonstration, tutorial. ऑप्शन आपका जो है लेबोरेटरी वर्क, नो. लेबोरेटरी वर्क अगर दिया है यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, डायलॉजिक. डायलॉजिक का मीन्स both teacher and the learner both are active. That means कि लेबोरेटरी वर्क, लेबोरेटरी में अगर आपको टीचर कुछ प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं तो टीचर एक्टिव है, अगर आप कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप एक्टिव है. दैट मीन्स कि डायलॉजिक नहीं हो पाएगा, फुली डायलॉजिक नहीं हो पाएगा. इट्स नॉट द राइट ऑप्शन. डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन का मीन्स होता है फॉर एग्जाम्पल आपको टीचर जो है कभी कुछ एग्जाम्पल या कोई कॉन्सेप्ट का डेमो करके दिखा रहा है. फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो आईटी के स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट, टीचर जो है किसी रोबोटिक्स या कंप्यूटर के थ्रू आपको कुछ प्रोग्राम रन करके दिखा रहा है. दैट मीन्स कि आपको टीचर डेमो दे रहा है, टीचर डेमो दे रहा है. तो उस टाइम पे लर्नर सिर्फ सीख रहा है, उस टाइम पे लर्नर का फुली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता डेमोन्स्ट्रेशन में. It's not a fully dialogic method. It is an interactive method, but it's not a fully dialogic method. क्वेश्चन में आपसे पूछा था डायलॉजिक मेथड. तो डेमोन्स्ट्रेशन में टीचर जो है आपको, फॉर एग्जांपल आप एमएस एक्सेल की क्लास करें तो एमएस एक्सेल में आपका जो टीचर है, ट्रेनर है, आपको कैसे फंक्शन जो है एमएस एक्सेल में रन करना है, आपको कैसे शॉर्टकट कीज के थ्रू जो है फंक्शन को परफॉर्म करना है, आपको वो करके दिखा रहा है. दैट मीन्स कि आप उसको देख के ऑब्जर्व करके सीख रहे हो. दैट मीन्स कि आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. आपका इन्वॉल्वमेंट कब हो रहा है, जब टीचर भी कर रहे हैं साथ में आप भी कर रहे हैं, वो मेथड होती है डायलॉजिक मेथड. ट्यूटोरियल, यस, ट्यूटोरियल मेथड, क्वेश्चंस, ट्यूटोरियल्स इज रिलेटेड टू द डायलॉजिक. ट्यूटोरियल में टीचर एंड स्टूडेंट्स का दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों का डिस्कशन होता है. ट्यूटोरियल मेथड इज द डायलॉजिक मेथड. डायलॉजिक मीन्स टू वे कम्युनिकेशन. ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन इज रिलेटेड टू द ग्रुप डिस्कशन मीन्स ग्रुप डिस्कशन में टीचर का भी डिस्कशन हो रहा है, स्टूडेंट भी डिस्कशन कर रहे हैं, सभी मिल के जो है क्लासरूम में डिस्कशन के थ्रू लर्निंग हो रही है. दैट मीन्स ग्रुप डिस्कशन इज ऑल्सो अ डायलॉजिक मेथड. प्रोजेक्ट वर्क, टीचर ने प्रोजेक्ट दे दिया स्टूडेंट्स को, अब स्टूडेंट जो है लेक्चर के बाद या फिर क्लासरूम में नहीं. डायलॉजिक का मीन्स होता है जब टीचिंग हो रही है, टीचिंग मेथड डायलॉजिक, टीचर एंड स्टूडेंट दोनों आपस में डिस्कशन करके जो है उनका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो रही है. तो प्रोजेक्ट वर्क में लर्नर जो है, टीचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. लर्नर को जो है टीचर एक टॉपिक दे देता है, उनको उस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना होता है. दैट इज रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट वर्क. ओके, so डायलॉजिक में टीचर एंड लर्नर दोनों का ही इक्वल कम्युनिकेशन होता है. सो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग those features of key behaviors which are contributive to the effectiveness of teaching. So option number A, lesson clarity, which implies making ideas clear to the learner. Option number B, questioning, implying fact and the concept-based question. Option number C, probing, involving, eliciting, soliciting moves. And option number D, teacher task orientation with a focus on outcomes of the unit clearly defined. Option number E, engagement in the learning process, which implies the amount of the students devotes of learning. So let's see what is the answer of this question. So आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फीचर्स ऑफ की बिहेवियर विच आर कंट्रीब्यूटिव टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग. कौन सा फीचर है जो टीचिंग में इफेक्टिवनेस डालेगा, आपकी टीचिंग को जो है इफेक्टिव बनाता है. टीचर का ऐसा कौन सा बिहेवियर है जो टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है. ऑप्शन नंबर ए, lesson clarity, which implies making ideas clear to the learners. Yes, of course, option number A is right. टीचर को सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए. जब टीचर को लेसन का क्लैरिटी से आइडिया नहीं होगा, टीचर को लेसन के बारे में कुछ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, दैट मीन्स कि वो स्टूडेंट्स को भी प्रॉपर जो है टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज नहीं दे पाएगा. तो टीचर को बिफोर द लेक्चर, टीचर को उस लेसन के बारे में, टॉपिक के बारे में जो उसको स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना है, क्लैरिटी होना चाहिए, मेकिंग आइडियाज होना चाहिए क्लियर टू द लर्नर. इफ टीचर आर क्लियर फॉर द टॉपिक, दैट मीन्स द स्टूडेंट्स विल गेट मोर बेनिफिट फॉर रिलेटेड टू द टॉपिक. सो टीचर को क्लैरिटी होना चाहिए कि उसको क्या डिलीवर करना है, कैसे जो है
टीचर को फर्स्ट ऑफ ऑल एक इफेक्टिव टीचर वही होता है जिसको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो आप तो ये ध्यान रखना, इफेक्टिव टीचर उसको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, क्लासरूम को मॉनिटर कर पाए, एंड मैनेजिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए एक टीचर का। सो हम जो है क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चनिंग इम्प्लाई फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, नो। अगर टीचर कॉन्सेप्ट क्वेश्चनिंग, टीचर अगर क्लास में क्वेश्चनिंग ही करता रहे फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट के ऊपर, तब हमारी क्लासरूम जो है उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। दैट मीन्स कि हाँ, ये बोलते हैं कि डायलॉजिक टीचिंग इज गुड, बट बहुत ज्यादा डिस्कशन में क्योस नहीं होना चाहिए। मीन्स चोटिक टाइप का या क्योस टाइप का जो है इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए क्लास का। तो क्वेश्चनिंग हमेशा नहीं कर सकते, इट्स डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि किस टाइप का टॉपिक है, किस टाइप के टॉपिक के आप के ऊपर आप जो है अपना लेक्चर या टॉपिक डिलीवर कर रहे हैं। सो प्रॉबिंग इन्वॉल्विंग एलिसिटिंग एंड सॉलिसिटिंग मिफ्स, so probing is not always good। तो टीचर्स टास्क ओरिएंटेशन विद अ फोकस, टीचर जब कॉन्सेप्ट ही नहीं समझाएगा, डायरेक्टली स्टूडेंट्स के साथ में प्रॉबिंग करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, तो वो उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। बिकॉज टीचर को पहली, फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर को सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपरली स्टूडेंट्स को टॉपिक समझा दे। दैट मीन्स कि वो फिर बाद में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो टीचर को कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद ही स्टूडेंट से प्रॉबिंग करना चाहिए, क्वेश्चन पूछना चाहिए। जब स्टूडेंट के माइंड में टॉपिक से रिलेटेड क्लैरिटी हो जाती है, दैट मीन्स कि फिर वो आंसर करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। टीचर टास्क ओरिएंटेशन, यस, टीचर को ऑफकोर्स टास्क ओरिएंटेशन होना चाहिए। टीचर को अपना एक गोल डिसाइड करना चाहिए विद फोकस ऑन एन आउटकम ऑफ द यूनिट क्लियरली डिफाइंड। तो टीचर जो लेक्चर डिलीवर कर रहा है, जो टॉपिक करा रहे हैं, टीचर का जो है टास्क क्लियर होना चाहिए कि स्टूडेंट का आउटकम आना चाहिए कि जो यूनिट वो स्टूडेंट को डिलीवर कर रहा है, जो टॉपिक स्टूडेंट को डिलीवर कर रहा है, वो जो है क्लियरली डिफाइन करता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स का जो है आउटकम, कोर्स आउटकम जिसको हम बोलते हैं, कोर्स आउटकम जो है वो क्लियर डिफाइन होना चाहिए टीचर के माइंड में। उसको जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए टीचर का, रिलेटेड टू द टॉपिक, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। Engagement in the learning process, which implies the amount of student devote of learning. Yes, इफेक्टिव टीचर वही होता है जब स्टूडेंट्स का जो है प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होता है, इंगेजमेंट होता है। इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस विच इम्प्लाइज द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट डिवोट ऑफ लर्निंग। इंगेजमेंट होगा अगर टीचर एंड लर्नर दोनों का जो है इंगेजमेंट होगा, दैट मीन्स कि क्लासरूम जो होगा वो बहुत इफेक्टिव होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इंगेजमेंट होगा जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, दैट मीन्स कि स्टूडेंट जो है लर्निंग जो है ज्यादा से ज्यादा करेंगे एंड जो है वो डिवोट कर पाएंगे लर्निंग में। सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो आप अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। एंड अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कुछ डाउट आता है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं पंजाबी प्रियंका 7676@gmail.com पे। So, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।